चलिए बेटा आगे। तो अभी अपन सीखेंगे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज सेकंड, उसके बाद एक्सरसाइज थर्ड, एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, ये जो तीनों एक्सरसाइज है बेटा ये एक ही टॉपिक के ऊपर है। 10th क्लास की जो एक्सरसाइज सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तीनों एक्सरसाइज एक ही टॉपिक के ऊपर है, जिस टॉपिक का नाम है बेटा समीकरण। क्या नाम है बेटा? समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशंस सोल्व करना आ गई तो आपकी सेकंड एक्सरसाइज भी आपको आ जाएगी, थर्ड एक्सरसाइज भी आ जाएगी और यहाँ तक की बात समझ में आई? यानी आपको क्या सीखनी पड़ेगी? इक्वेशन, समीकरण। समीकरण क्या होती है, समीकरण कितने टाइप की होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अपन शुरू भी यहीं से करेंगे। ठीक है बेटा, तो आओ ध्यान दो। अपन आज क्या शुरू करने वाले हैं बेटा? समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको? इक्वेशन। बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, इक्वेशन अपन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो इधर। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो बेटा कि जहाँ पे इक्वल का साइन लग जाए, देखो इक्वेशन इक्वल मैच कर रहा है थोड़ा, तो जहाँ पे इक्वल का साइन लग जाए उसी को अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं बेटा। ठीक है। सेकंड बेटा, इक्वेशंस जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, और उनके टाइप्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, बट मैं आपको पहले पहचानना बता देता हूँ कि कौन सी इक्वेशन है कौन सी नहीं। जैसे x+5 है, ये इक्वेशन है क्या बेटा? नहीं है बेटा। क्यों? यहाँ इक्वल का साइन नहीं लग रखा। मैं बोलूँ x=5, ये इक्वेशन है क्या बेटा? ये इक्वेशन है। ठीक है बेटी, इक्वेशन बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, और जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना तब तक आप इक्वेशन पढ़ेंगे। आफ्टर 10th 11th 12th BSc MSc पूरी लाइफ टाइम आपका इक्वेशन पीछा नहीं छोड़ने वाली। क्यों? इक्वेशन से ही कर्व बनते हैं, लाइंस बनती हैं, और लाइन और कर्व्स के ऊपर डीप स्टडी होती है बेटा आगे जाके BSc MSc के अंदर। तो मैं आपसे यही बोलूँगा बेटा, आप लोगों का ये मान लो नई लाइफ की शुरुआत हो रही है यहाँ से। जैसे अपन बचपन में ABCD सीखते हैं, तभी तो आज अपन इंग्लिश हिंदी पढ़ना जानते हैं। अगर आप लोग उस टाइम ABCD पढ़ना नहीं जानते तो क्या आज आप इंग्लिश या हिंदी पढ़ पाते क्या? सेम एज इट इज बेटा। अभी अगर आप ये बेसिक नहीं सीखोगे ना, इक्वेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो आगे जाकर आप क्या इक्वेशंस के ऊपर जो लाइन वगैरह आएंगी क्या उनको पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे ना। मैंने शायद कल तुम्हारे लेक्चर लिया था, थर्ड एक्सरसाइज मैंने करी थी, उसमें लाइन इक्वेशंस के ऊपर ही है सारी। ठीक है, और आगे जाकर अपन मतलब कर्व वगैरह पढ़ेंगे, पैराबोला, अतिपरवलय वगैरह, परवलय, सर्किल, लाइंस, समतल, ये सब बेटा इक्वेशंस के ऊपर है। पूरा बुक है बेटा इसके ऊपर। तो पूरी बुक बेटा किसके ऊपर है? इक्वेशन। इसलिए बेटा आपको सबको शुरू यहीं से करनी है बेटा। एक तरीके से मान लो आप क्या सीख रहे हो आज? मैथ की ABCD सीख रहे हो। कोई डाउट यहाँ तक? आओ तो बेटा, तो इक्वेशन किसको बोलते हैं ये समझ में आ गया? जहाँ किसका साइन लग जाए बेटा इक्वेशन। ठीक है, उसको तो अपन इक्वेशन बोलते हैं। तुम बोलोगे सर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बहुपद। पद या बहुपद। एक पद है तो पद, और 1 2 3 4 पद है तो बहुपद। समझ गए ना बेटा? बहु वाली बहू नहीं बेटा जो शादी में आती है, वो बहू नहीं है ये। ठीक है, ये बेटा बहु मतलब बहुत, जैसे बहुत पद है। ठीक है बेटा, बहू का नाम सुनते ही तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है इनके। है पहले बहुपद सीखोगे तो बहू आएगी बेटा, नहीं तो नहीं आएगी, ध्यान रखना। ये तो बात समझ में आ गई है। चले, मजाक की बात थी। अब आ जाओ इधर। तो बहू के लिए क्या सीखना है आपको? बहुपद सीखना है बेटा, है ना। तो यहाँ पे बहू का मतलब बहुत होता है बेटा ना, कि बहुत सारे। तो इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? पोलिनोमियल। ठीक है बेटा। और इक्वेशन को तो समीकरण को तो इक्वेशन बोलते ही अपन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो अब अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पे इक्वेशंस की। तो जनरली इसकी डेफिनेशन तो यही होती है कि जहाँ इक्वल का साइन लग जाए वो इक्वेशन होती है बेटा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान देना है इसके अंदर कि समीकरण के प्रकारों की बात करें कि समीकरण कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो बेटा जो इक्वेशन के जो टाइप होते हैं ना बेटा, वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं। आप है ना, मतलब कोई काउंटिंग नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 अपन फिक्स नहीं बोल सकते 5 ही प्रकार की होती है या 6 प्रकार की होती है। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों है। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना इधर।
जो सबसे पहली इक्वेशन होती है बेटा उसको बोलते हैं अपन, इंग्लिश में तो बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? मैंने आपको इतनी बार पढ़ा दी, ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी अब तो। अब सोचो मैंने 4-5 बार पढ़ाने से आपको ये चीज़ें याद हो रही है, अगर आप और 2-4 बार खुद भी पढ़ लोगे तो कितने अच्छे से कवर कर पाओगे कि नहीं। तो जो भी बेसिक चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनो और करो बेटा। तबीयत खराब है क्या तेरी? आराम कर ले बेटा, उधर चली जाओ, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो चले जाना बेटा, है ना। बाकी इधर ध्यान दो बेटा। लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं बेटा, ठीक है अपन? हाँ हाँ बेटा, चलें आगे। तो देखो बेटा अपन बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। जो लीनियर इक्वेशन है ये दिखती कैसे है बेटा, ये इसका सिंटेक्स क्या होता है उसकी बात करते हैं सबसे पहले अपन। ये आपकी जो लीनियर इक्वेशन है ये आपकी बुक का 3rd चैप्टर है बेटा। कौन सा चैप्टर है? जिसमें अपन रैखिक रेखा बनाना सीखेंगे बेटा, ठीक है। तो बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की। इसका जो सिंटेक्स होता है हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? प्रारूप। ये दिखती कैसी है लीनियर इक्वेशन? दिखती कैसी है बेटा? तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये इसका क्या होता है बेटा? सिंटेक्स प्रारूप की इस तरीके की दिखेगी ये। यहाँ पे x और y की अधिकतम घात कितनी होंगी? जिसकी कोई घात नहीं होती उसकी घात कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे कोई घात नहीं दिख रही है आपको, इसका मतलब इनकी घात कितनी है? 1। तो यहाँ पे जो रैखिक समीकरण है बेटा, एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्स वाई को अपन क्या बोलते हैं बेटा? चर। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल। और ए बी सी को क्या बोलते हैं बेटी अपन? अक्षर। अक्षर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटी अपन? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। जब भी अपने को यह बोला जाए समीकरण को हल करो, क्या बोला जाए? तो जब भी आपको ये बोला जाए समीकरण को हल करो तो हमेशा आपको x और y की ही वैल्यू निकाल के दिखानी है। किसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है? मतलब अपन को जो लास्ट में जो आंसर आता है ना बेटा, वो वहां पे x और y की वैल्यू निकलनी चाहिए। ए बी सी अक्षर है यानी कांस्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में पहले से दिए हुए होंगे। समीकरण जो होगी ना उसमें अपन को ए बी सी क्या होंगे बेटा? पहले से दिए होंगे। अपन समीकरण देख के पहचान लेंगे कि सर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। कल पहचाने थे अपन, ग्राफ वाला क्वेश्चन किए थे तब। तो समीकरण में x के जो गुणा में होगा वो a, जो y के गुणा में है वो b, और जो बच गया वो c। ऐसा ही सीखा था अपन ने कल। तो बेटा ये जो x और y है ये तो चर होते हैं, इनके तो आंसर निकालने होते हैं। a b c के मान पहले से क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर अपन बोले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, अगर अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं बेटा? यदि किसी समीकरण में चर की, किसकी बेटा? अधिकतम घात 1 हो। अधिकतम घात कितनी हो बेटा? इंग्लिश में मैं बता दूंगा, एक बार हिंदी में समझा देता हूँ। अधिकतम घात कितनी हो बेटा? इफ पावर ऑफ एनी वेरिएबल, मैक्सिमम पावर बोल सकते हैं बेटा। कौन सी पावर बेटा? अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर। कम तो कितनी भी हो सकती है बट अधिकतम घात कितनी हो? मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 1, देन इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर इक्वेशन। आगे बात समझ में? यानी अगर किसी जो वेरिएबल है अपना उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो बेटा अपने पास? 1 हो, उसी को अपन क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। आगे ये वाली बात समझ में? दूसरा पॉइंट समझो बेटा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट समझो कि बेटा यहाँ पर x और y के बेटा एक ही आंसर निकल के आएंगे। एक आंसर x का निकल के आएगा और एक आंसर y का निकल के आएगा। यानी x तथा y के एक ही हल होंगे। कितने हल होंगे बेटा? एक ही हल होंगे। यानी मैक्सिमम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर
राइटिंग समझ में आ रही है बेटा? नहीं आए तो पूछ लेना मेरे से, कोई वर्ड है ना। मैक्सिमम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज वन, इज ऑलवेज वन बोल दो या यूनिक बोल दो। क्या बोल दो बेटा? यूनिक भी मतलब एक ही होता। ठीक है बेटा, तो ये 2 पॉइंट आपको सबको समझ में आ गए। तीसरा एक और पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। मैंने पहला पॉइंट तो क्या बोला, कैसे पहचानोगे लीनियर इक्वेशन को, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, तो वो लीनियर इक्वेशन बन गई, पहली पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इनका जब सोल्व करेंगे तो एक्स और वाई के कितने आंसर निकल के आएंगे? अरे एक एक्स का और एक वाई का। अगर 2 चर हैं तो एक एक्स का एक वाई का, एक्स वाई जेड है तो एक एक्स का एक वाई का और एक जेड का। ओनली एक्स है तो एक ही आंसर निकल के आएगा एक्स का। समझ गए ना मेरी बात? ऐसे बेटा, तो एक्स का एक पावर है तो एक ही आंसर निकल के आएगा, वाई की एक ही पावर है तो वाई का भी एक ही आंसर निकल के आएगा। समझ गए ना? द्विघात समीकरण पढ़ेंगे वहां पे एक्स की 2 पावर आएगी तो एक्स के 2 आंसर निकल के आएंगे, बट यहाँ पे एक्स की कितनी घात है? ठीक, यही मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ कि जितनी पावर है उसके उतने आंसर निकल के आएंगे। आगे बेटी बात समझ में? अब आगे समझो, देखो कि इसका नाम क्या है, इस ये जो समीकरण है इसका नाम क्या है? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। लाइन, लाइन वर्ड आ रहा है इसके अंदर, रेखा वर्ड आ रहा है, तो बेटा ये एक रेखा को प्रदर्शित करती है, सरल रेखा को, सीधी रेखा को। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। तो रैखिक समीकरण किसको प्रदर्शित करती है बेटा? थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे? रैखिक समीकरण किसको प्रदर्शित करती है? बोलो बेटा। रेखा को प्रदर्शित करती है, रेखा को प्रदर्शित करती है। यानी अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो रेखा बनती है बेटा। कैसे बनती है वो मैं आपको कब सिखाऊंगा? थर्ड एक्सरसाइज में जब अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे, उस ग्राफ के अंदर मैं बताऊंगा कि कोई समीकरण है, उस समीकरण से ग्राफ कैसे बनता है, यानी ग्राफ के अंदर लाइन कैसे बनती है, यानी समीकरण से लाइन कैसे बनती है, रैखिक समीकरण से रेखा कैसे बनती है, ये अपन कहाँ सीखेंगे बेटा? एक्सरसाइज थर्ड के अंदर। क्लियर है बेटी यहाँ तक? तब तक थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। सीरियल के अंदर होता ना बेटा, सस्पेंस छोड़ देते हैं, देखिए कल, देखिए परसों। अभी मैं आपके सामने सस्पेंस छोड़ रहा हूँ कि इक्वेशन तो मैंने बता दी, ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन को बनाती है, और लाइन से लाइन कैसे बनती है ये अपन सीखेंगे चैप्टर नंबर। तो देखना मत भूलिए, सुशील सर का शो है, आ जाओ, है सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक, काफ़ी लंबा चलता है काफ़ी लंबा शो है अपना चलो ठीक है, चलिए आगे। कम नहीं होगा तो बेटा, तुम लोग ऐसी शक्लें बनाए ना छोटी छोटी, कम नहीं होगा मेरा शो, ऐसे चलेगा, धुआंधार चलने दो भैया, है ना। चलिए आगे है, हाँ आ जाओ, देखो इधर ध्यान दो। वापस अपन टॉपिक पे आते हैं बेटा, कि जो लीनियर इक्वेशन है ना, वापस देखो, थोड़ी हंसी मजाक इसलिए कि आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेश होता रहे बीच बीच में, बट जब पढ़ाने लग जाऊँ तो ध्यान बोर्ड पे। फाइल इधर देखो बेटा, सुनो वापस से मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन ने कौन सी समीकरण पढ़ी। पहले तो ये बताओ समीकरण क्या होती है? जहाँ पे बराबर का साइन लग जाए, जहाँ इक्वल का साइन लग जाए। किसका साइन लग जाए? इक्वेशन बहुत सारी टाइप की होती है, जिनमें पहली टाइप कौन सी होती है, नाम बोलो? रैखिक समीकरण, इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन जोर से बोलो बेटा, मेरे को थोड़ा एनर्जी मिले उससे। पहला टाइप कौन सा है? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, आप बोलने से यही याद हो जाएंगी आपको चीजें, आधी चीजें तो यही याद हो जाएंगी, तो बोलना सीखो। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। इसकी क्या क्या खास बात होती है, अपने 3 पॉइंट पढ़ लिए कि इसमें एक्स और वाई की अधिकतम घात कितनी होगी? एक होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें एक्स का भी एक ही आंसर निकल के आएगा और वाई का भी एक ही आंसर निकल के आएगा। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई। तीसरा नाम है रैखिक समीकरण, तो ये एक रेखा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? रेखा को। और रेखा को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? लीनियर इक्वेशन। तो लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट अ लाइन, की ये जो लीनियर इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है बेटा किसको? लाइन। तो यहाँ तक की भी बात समझ में आ गई। कैसे लाइन बनती है इससे, वो अपन कहाँ पढ़ेंगे, वापस मैं बोल देता हूँ, थर्ड चैप्टर के अंदर। क्लियर है बेटा? इन पॉइंट्स को उतारो। यहाँ पे आपकी लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं बेटा, कंप्लीट फटाफट से उतारो बेटा। तो बेटा अपन समीकरण टॉपिक कर रहे हैं कंटिन्यू। समीकरण के अंदर अपन ने रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि इसमें एक्स और वाई की अधिकतम, ए और बी की घात कितनी भी हो सकती है। ए और बी को नहीं देखना बेटा, किसको देखना है? एक्स और वाई को। एक्स और वाई की अधिकतम घात कितनी होगी? एक होगी। ठीक है, एक्स का भी एक ही आंसर आएगा, वाई का भी एक ही आंसर आएगा। और ये जो है अपने पास जो रैखिक समीकरण है, ये एक रेखा को प्रदर्शित करती है।
ये भी मैंने आपको बता दिया। एक काम की चीज और बता देता हूं बेटा, अगर किसी समीकरण में एक ही वेरिएबल है, यानी सिर्फ x ही है, ऐसी रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ तो उसको हल करने के लिए एक ही समीकरण की जरूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2x + 5 बराबर x - 2। समीकरण है बेटा बराबर लगा हुआ है, समीकरण है ये। यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल है, एक x है, यहाँ पर भी कौन है x। तो एक ही वेरिएबल है, कौन x ही है सिर्फ, इसलिए एक ही समीकरण से x का आंसर आ जाएगा। कैसे, 2x ऐसा कैसा, प्लस का x इधर आएगा, इधर क्या बचा -2, प्लस का 5 उधर जाएगा, तो x बराबर -7 आ गया कि नहीं आ गया। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जब आपके एक ही वेरिएबल हो तो सिर्फ एक ही समीकरण से काम हो जाएगा, आपका एक ही समीकरण से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर x की जगह कितने वेरिएबल हैं बेटा, 2। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, रैखिक समीकरण में x और y 2 वेरिएबल लिए थे, तो आपको 2 समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। जैसे ऐसे समझ लो कि अपने को एक आदमी को मारना है तो बंदूक में 1 गोली चाहिए, अगर अपने को 2 आदमियों को मारना है तो बंदूक में 2 गोली। तो यहाँ पे सिर्फ x एक ही आदमी है तो एक ही समीकरण चाहिए अपने को। अगर 2 वेरिएबल दे रखे हैं x और y, तो अपने को कितनी समीकरणों की जरूरत पड़ेगी, 2। और जब आप 11th-12th में जाएंगे वहां पे 3 वेरिएबल आ जाएंगे, x, y और z। तो वहां पे बताओ कितनी समीकरणों की जरूरत पड़ेगी, 3। कम से कम 3 समीकरण होंगी तब x, y और z के आप मान निकाल पाओगे। यहाँ तक की भी बात समझ में आ गई बेटा आपको, कोई डाउट यहाँ तक? वापस से बोलो, अगर एक वेरिएबल है तो कितनी समीकरण चाहिए, 2 वेरिएबल है तो वेरिएबल कौन से होते हैं, x, y, z। अच्छा 3 वेरिएबल है तो 3 समीकरणों की अपने को जरूरत पड़ेगी। कोई डाउट यहाँ तक? और समझो बेटा अपन इसमें इनको हल कैसे करते हैं, उनकी विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में यही है, और भी है विधियां तो आव्यूह विधि वगैरह, वो 11वीं में आएंगे, बट अभी आपके सिलेबस में 2 है। एक ग्राफीय विधि है, ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा मैं आपको। तो ग्राफीय विधि, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बेटा, तीनों विधियां अपन कब सीखेंगे बेटा, जब अपन एक्सरसाइज करेंगे, 3rd एक्सरसाइज करेंगे। 3rd एक्सरसाइज में ग्राफीय विधि है, विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है। तीनों विधियां आपके 3rd एक्सरसाइज के अंदर है। तो अभी तो अपन ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि अपन 3rd एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। अगर अपन 3rd एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो मैं आपको तीनों विधियों के क्वेश्चंस के साथ में ये विधियां समझा दूंगा। बट अभी समीकरण में रैखिक समीकरण समझ में आ गया सबको, हल करने की विधियों के नाम मैंने आपको बता दिए। तो रैखिक समीकरण यहाँ पे क्या होती है बेटा, अब आती है द्विघात समीकरण। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है बेटा, द्विघात समीकरण। कोई बता सकता है दिखती कैसी है, इसका सिंटेक्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ बेटा, इसका सिंटेक्स बताओ। हाँ बोलो बेटा, प्लस ax² + bx + c बराबर 0। इसका सिंटेक्स होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो बेटा कितने वेरिएबल हैं, एक ही है, और एक ही वेरिएबल है तो कितनी समीकरण चाहिए हल करने के लिए, एक ही। तो एक से ही आंसर आ जाएंगे। इसलिए द्विघात समीकरण को जब अपन हल करते हैं तो क्या दूसरी समीकरण लेनी पड़ी थी क्या आपने को, एक ही समीकरण से निकल के आ गए थे सारे आंसर। तो देखो वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा आपको। और समझो तो इसको पहचानेंगे कैसे अपन कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2। मैक्सिमम, कम से कम तो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट अधिकतम घात कितनी होगी, 2, मैक्सिमम पावर। तो बेटा जो द्विघात समीकरण, डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा मैं, सर की अधिकतम घात कितनी होगी बेटा, सर बोले तो वेरिएबल की अधिकतम घात कितनी होगी, अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1, सॉरी 2। ठीक है बेटा, मैक्सिमम पावर बेटा वेरिएबल की कितनी होती है, 2। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि वहाँ x की अधिकतम घात 1 थी तो x का आंसर भी 1 ही आता है, y की अधिकतम घात 1 थी तो y का 1 ही आता है। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, मैक्सिमम पावर, तो यहाँ x के आंसर भी कितने निकल के आएंगे, 2। आगे बात समझ में। तो दूसरा पॉइंट बेटा, अधिकतम हल कितने प्राप्त होंगे बेटा, अधिकतम हल 2 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं बेटा, 2। मैक्सिमम solution are always 2, are always
तो मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। ये भी बात समझ में आ गई। और अब वहाँ पे जैसे मान लो अपन को जो लीनियर इक्वेशन थी वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, रेखा को। यहाँ पर भी बेटा लाइन तो बनती है, बट यहाँ सीधी लाइन नहीं बनती है, कर्व बनते हैं। अलग अलग समीकरणों के अलग अलग क्या बनते हैं, कर्व बनते हैं, जो अपने 10th में नहीं है। तो अपन उसके ऊपर कर्व वक्र होते हैं बेटा। जैसे ऐसे अपन ने कोई भी ये बना दिया, ये क्या लाइन है क्या, नहीं, ये कर्व है बेटा ये, ठीक है। जैसे y बराबर साइन एक्स है, ठीक है बेटा, बराबर लगा हुआ है, समीकरण है, समीकरण है तो इसका भी कर्व बनेगा। तो साइन का जो कर्व होता है ना बेटा, वो ऐसे होता है, 0 से शुरू होता है, इस तरीके का। ये बड़ी क्लासों में समझाते हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं, जो सीधी लाइन नहीं होती, तो इस तरीके से होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र। क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बट ये अभी आपको इतना ध्यान से समझने की जरूरत नहीं है टॉपिक को। अभी आपके जितना सिलेबस है उतना ही समझो, कि आपको इतना सा समझना है कि रैखिक समीकरण से रेखा बनाना तो आपके है, बट द्विघात समीकरण से कर्व बनाना आपके नहीं। ठीक है बच्चों, लो आ जाओ बेटा, आगे चले अपन। तो ये 2 बातें हैं इसकी, और तो कुछ खास बात है नहीं इसकी, फटाफट से उतारो इसको। इसको हल कैसे करते हैं बेटा, उसके बारे में अपन और कौन सी एक्सरसाइज में सीखेंगे, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज के अंदर। अब मैं इसको आपको ना सेकंड एक्सरसाइज के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, या इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। उतार लो बेटा यहाँ तक फटाफट। चलिए हम आगे। तो अभी तक अपन ने समीकरण था, समीकरण के बारे में पढ़ा। समीकरण में अपन ने रैखिक समीकरण देख लिया, x और y की अधिकतम घात 1 होती है, वो रैखिक समीकरण होती है। और बेटा जितने वेरिएबल होते हैं उतनी समीकरणों की जरूरत पड़ती है। दूसरे नंबर पर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात 2 होती है, और एक ही वेरिएबल होता है तो एक ही समीकरण से आंसर निकल जाते हैं। में अधिकतम घात 2 होती है तो x के आंसर भी 2 निकल के आते हैं। अधिकतम घात कितनी हो, अगर 3 हो तो फिर x के आंसर कितने निकल के आएंगे, 3। x की पावर अगर 4 हो तो कितने आंसर निकल के आएंगे, 4। यानी द्विघात के बाद त्रिघात, 4 घात वाली, 5 घात वाली, 6 घात वाली, कितनी समीकरण बना सकते हैं अपन, है ना। तो क्या समीकरणों के प्रकार फिक्स हुए क्या, कितने भी प्रकार हो सकते हैं समीकरणों के। इसलिए मैं आपको क्या बोला था शुरुआत में कि समीकरणों के कोई फिक्स नहीं है कि 3 ही प्रकार की या 4 ही प्रकार की होती है। समीकरण कितनी भी हो सकती है बेटा, डिपेंड करता है कि उन पर पावर कितनी है, समझ गए। जितनी ज़्यादा पावर होंगी उसके उतने ही ज़्यादा हल होंगे, उसके उतने ही ज़्यादा आंसर निकल के आएंगे। जैसे मैंने एक समीकरण लिखी बेटा, x की पावर 10 प्लस x की पावर 9 2 प्लस, ऐसे मैंने कोई भी एक समीकरण लिख दिया बेटा, प्लस 5 बराबर 0। अब बताओ x की अधिकतम घात कितनी है, तो इसको जब मैं हल करूंगा तो x के कितने आंसर निकल के आएंगे। क्लियर है क्या बेटी यहाँ। तो यहाँ पे आपके बेटा आपके जो सिलेबस में है वो आपकी लीनियर इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, 2 ही है। अब अपन सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कौन सी, सेकंड द्विघात समीकरण के ऊपर है। दूसरी और चौथी एक्सरसाइज, सेकंड और फोर्थ एक्सरसाइज किसके ऊपर है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है, द्विघात समीकरण पे है। तो अब हम उसकी बात करते हैं कि सेकंड एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें हैं द्विघात समीकरण की, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो बच्चा अगले 5-10 मिनट ध्यान से बोर्ड पे देख लेगा उसको सेकंड एक्सरसाइज आने लग जाएगी, और जो बच्चा ध्यान से नहीं समझेगा उस बच्चे को द्विघात समीकरण समझ में नहीं आएंगी बेटा आगे भी। इसलिए बेटा ध्यान से आप जो है बोर्ड पे देखो और समझो चीज़ों को। जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उस वो किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में क्या क्या काम आने वाली हैं चीज़ें सेकंड एक्सरसाइज में, क्योंकि आपके सेकंड एक्सरसाइज भी द्विघात समीकरण पे है और फोर्थ एक्सरसाइज भी, 2 एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण पे। अब 2 एक्सरसाइज, इसका मतलब सेकंड एक्सरसाइज में तो कुछ और है और फोर्थ एक्सरसाइज में कुछ और है। तो बेटा सेकंड एक्सरसाइज में तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपको जो है हल करना आना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर जो है आपका बेटा लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं कि माता की आयु इतनी है, पिता की आयु इतनी है, बच्चे की उम्र इतनी कम है, तो बताओ माता पिता की आयु कितनी है या बच्चे की आयु कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कौन से एक्सरसाइज में आएंगे, फोर्थ में आएंगे। तो वहाँ पर इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। और इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको क्या है बेटा, द्विघात समीकरण का बेसिक्स। एक्टिव होकर बैठो, थोड़ा ध्यान से समझो बेटा चीज़ों को। स्टार्टिंग में बैठे थे ना, वैसे फोकस करके देखो एक बार बोर्ड पे। द्विघात समीकरण बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इसका जो सिंटैक्स होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपको याद होना चाहिए कि द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सिंटैक्स यानी दिखती कैसी है। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझना। अगर मैं इसको हल करूंगा तो x के हमेशा 2 आंसर निकल के आएंगे। कितने आंसर निकल के आएंगे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। इनको हल करना मैंने आपको सिखा दिया था, और अगर आपको नहीं आता तो मैं 1-2 वीडियो और डाल दूंगा जिनमें मैं आपको द्विघात समीकरण को हल करना सिखा दूंगा। ठीक है बेटा? फिर आपको 100-200 इक्वेशंस मैं आपको दे दूंगा, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, तो द्विघात समीकरण आपकी क्या हो जाएंगी? कंप्लीट। ठीक है बेटी? तो अब देखो बेटा, सबसे पहले बताओ क्या करते हैं इसको हल करने के लिए। गुणनखंड विधि से अगर अपन, एक तो सीधर आचार्य है, वो तो अपना सदाबहार है, वो तो सब जगह लागू होता है, बट अपन को वो काम में नहीं लेना जब तक ये पहले मेथड से ना हो जाए, यानी गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड से अगर अपन इसको करने की कोशिश करें गुणनखंड विधि से, तो बेटा अपन क्या करेंगे? 3 को सबसे पहले किससे गुना करेंगे बेटा? तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6। उसको कहाँ लिखेंगे अपन? साइड में। अब बीच वाले नंबर के ऐसे टुकड़े करने, उन टुकड़ों को जोड़ने पर तो कितना आएगा? 5, और गुणा करने पर कितना है? 6। तो बताओ बेटा 5 के ऐसे क्या टुकड़े हैं जिनको गुणा करने पर तो 6 आए, जोड़ने पर 5 आए? तो 5 के क्या क्या टुकड़े होते हैं? 4 प्लस 1, अगला टुकड़ा बोलो। तो 3 प्लस 2 कितना होता है? और 3 दूनी कितना भी होता है? बहुत अच्छे से मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आपको। तो ध्यान दो बेटा, क्या टुकड़े मिले आपको? तो 3x² तो ऐसा का ऐसा। बताओ क्या टुकड़े मिले 5x के? 3x प्लस, ये टुकड़े कैसे हुए बेटा, कैसे करते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो डाल दूंगा। अभी मैं आपको बीच में वो नहीं सिखा सकता। ठीक है बेटी? वहाँ से सीख लेना, और पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो आई होप आपको आते होंगे। कर लिए बेटा आपने टुकड़े? 2-2 के क्या बनाते हैं अपन? यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 3x, यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ से 3x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1, यहाँ से कुछ क्या कॉमन आएगा बेटा? 2, क्या बचेगा बेटा? x प्लस 2 बाहर आ गया तो कितना बचेगा बेटा? बराबर x प्लस 1 फिर से क्या ले लेंगे? तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे? तो प्लस 2 बराबर कितना बेटा? 2 नंबर को गुणा करने पर कितना आ रहा है? यानी या तो पहला नंबर 0 है तभी 0 आएगा गुणा करने पर, तो या तो पहला नंबर किसके बराबर है या दूसरा नंबर किसके बराबर है बेटा? प्लस का 1 बेटी उधर जाएगा तो पहला आंसर निकल के आ गया कि नहीं आ गया? प्लस का 2 उधर जाएगा, 3 गुणा में तो इधर आकर ये दूसरा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब समझना बेटा, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि द्विघात समीकरण को अपन फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। अब सुनना मेरी बात को, ये जो पहला आंसर निकल के आया इसको अलग अलग नामों से जानते हैं अपन। एक तो अपन इनको शून्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यांक। कोई बता सकता है इसको शून्यांक क्यों बोलते हैं अपन? कौन है शून्य के बराबर? शून्य के बराबर का है? बताओ बेटा शून्यांक क्यों बोलते हैं? मैंने बताया था आपको जब मैंने सोल्व करना सिखाया था। हल 2 निकल के आते हैं। तो क्या हो गया बेटा? हल 2 निकल के आते हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉपर आंसर बेटा। कोई बता सकता है बेटा? मैंने सिखाया था, अब आपको याद आएगा। ये वाली वैल्यू अगर मैं इस समीकरण में रखूंगा ना तो ये किसके बराबर आ जाती है? 0। इसलिए ये इसमें रखने पर, जैसे मान लो मैंने तुम्हारा मर्डर कर दिया, मैंने तुम्हारा कत्ल कर दिया, तो मैं कातिल हुआ कि नहीं हुआ? मैंने तुम्हारा क्या कर दिया? तो मैं क्या हुआ? कातिल हुआ। ऐसे इसने इसको क्या कर दिया? 0। इस वैल्यू ने इसको क्या कर दिया? 0। तो ये इसने इसको शून्य कर दिया, इस वैल्यू ने इसको इसने इसको शून्य कर दिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अब आ गई बात समझ में? ऐसे ये वाली वैल्यू भी अगर मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये इक्वेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसलिए ये वैल्यू भी क्या हुई? शून्यांक। तो एक तो अपन इन दोनों को किसके नाम से जानते हैं? शून्यांक। आ गई बेटी बात समझो, शून्यांक क्यों बोलते हैं? क्लियर है? दूसरा आता है बेटा इसका नाम मूल। क्या बोलते हैं बेटा? मूल भी अपन इसको बोलते हैं। 4th एक्सरसाइज में या अपन काम में लेंगे मूल वगैरह भी। ठीक है? तो मूल यानी पहले वाली जो वैल्यू है इसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा सिंबल है बेटा, साइंस वगैरह में काम आता है अपने। और तो दूसरा सिंबल वैल्यू है बेटा उसको अपन बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? बीटा से। तो पहली वैल्यू अल्फा होती है, दूसरी वैल्यू बीटा होती है। द्विघात समीकरण जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x के कितने आंसर निकल के आते हैं हमेशा? दोनों के क्या नाम होते हैं? शून्यांक या मूल। शून्यांक या मूल। तो पहला वाला शून्यांक को तो क्या बोलते हैं? अल्फा। दूसरे वाले शून्यांक को बीटा। कोई डाउट यहाँ तक? अब कभी भी मैं आगे अल्फा और बीटा लिखूंगा तो आप समझ जाना अल्फा उसका पहला आंसर है, बीटा उसका दूसरा आंसर है। समझ गए ना बेटी? अब समझना आगे और चीजों को।
चलें अपन आगे और, क्लियर है क्या यहाँ तक की बातें? अब आगे समझना बेटा, अगर मैं ये जो द्विघात समीकरण है बेटा, इस द्विघात समीकरण कि मैं b और a की वैल्यू पहचान सकता हूँ आसानी से। देखो ये समीकरण देखो, जो x के गुणा में है वो b की वैल्यू, तो b की वैल्यू तो कितनी है, और जो x स्क्वायर के गुणा में है वो a की वैल्यू, तो x स्क्वायर के गुणा में कितना है, तो ये a की वैल्यू। तो अपन a और b और ये वैल्यू c की, a b c की वैल्यू अपन इजीली पहचान सकते हैं। तो अगर अपन इन दोनों अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, अल्फा और बीटा को क्या करेंगे बेटा, तो ये हमेशा बराबर होता है माइनस b अपॉन a के। तो अल्फा और बीटा तो कहाँ से अपन लेंगे, आंसर से, जो अपने दोनों आंसर निकल के आए उनको तो अपन ने क्या नाम दिया था, अल्फा और बीटा। और बेटा ये a और b कहाँ से लिया अपन ने, समीकरण से। कहाँ से लेंगे, और समीकरण से माइनस और b अपॉन a कर दूंगा तो वो हमेशा बराबर आएगा, दोनों आंसर्स को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी उसके बराबर आएगा। आगे बात समझ में, यानी अगर मैं दोनों आंसर को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा बराबर होगी किसके, माइनस b अपॉन a। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? ऐसे बेटा अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को अल्फा और बीटा को मैं गुणा करूं, अगर मैं क्या करूं बेटा, तो वो हमेशा बराबर होता है किसके, c अपॉन a के। किसके बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? तो ये आप स्पेशली याद कर लेना बेटा, ये दोनों चीजें कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग या शून्यांकों का योग, ये शून्यांक दोनों, इन दोनों का योग अगर मैं करूं, दोनों को जोड़ूं, तो वो हमेशा बराबर होता है किसके, माइनस b अपॉन a के। और इन दोनों का अगर मैं गुणा करूं अल्फा इंटू बीटा, तो वो बराबर होता है बेटा किसके, c अपॉन a। क्लियर है बेटी यहाँ तक? अब आगे समझना कि मैंने कोई समीकरण लिखी बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कौन सी समीकरण है बेटा, द्विघात समीकरण। अब सुनना, देखो एक और नया कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट था अपना, ये दूसरा कॉन्सेप्ट और समझना बेटा बहुत आसान है और बहुत शानदार है। ठीक है, इसके ऊपर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, समझ लो इधर। देखो बेटा, जैसे मेरे पास कोई नंबर है बेटा, मैंने कोई नंबर लिखा 10x प्लस 5, मैं यहाँ से अगर 5 को कॉमन लेऊंगा तो अंदर कितना बचेगा, बताओ? हाँ, 2x प्लस, शाबाश, क्या बचा बेटा, प्लस 1। ठीक है, अब ये कैसे बचा अंदर, अपन ने क्या किया, जो चीज़ अपन ने कॉमन निकाली यहाँ बाहर, 5 को मैंने यहाँ बाहर निकाला, तो मैंने क्या किया, 10 में 5 का भाग दे दिया। जो चीज़ मैं बाहर निकाला उसका अंदर वाले में मैंने क्या दे दिया, और 5 में भी मैंने जो बाहर निकाला उसका क्या दे दिया। ये 5 कौन से हैं जो मैंने बाहर निकाला, उनसे मैंने नीचे भाग दे दिया। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5। तो बेटा देखो 5 जैसे मैंने बाहर निकाला तो 2x प्लस 1 बचा कि नहीं बचा। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो भी चीज़ अपन बाहर निकालते हैं उसका अंदर वाले नंबरों में क्या देना पड़ता है बेटा, भाग देना पड़ता है कि नहीं। तो बेटा ऐसे अगर मैं यहाँ से a को बाहर निकालूं, किसको बाहर निकालूं, तो बताओ किसका भाग देना पड़ेगा मुझे, सब में a का भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अरे कॉमन लेने का मतलब यही तो होता है। तो मैंने देखो बेटा भाग दे दिया कि नहीं दे दिया, a से a क्या हो जाएगा, अब बताओ a गुणा में तो उधर जाकर भाग में 0 बटा a क्या हो जाएगा, 0। तो क्या क्या बचेगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a बराबर 0। अब एक चीज़ और बताओ बेटा, मैंने आपको सिखाया था माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं होता। तो ये वाला जो प्लस है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ कि नहीं। इंटू में कौन है बेटा x, प्लस में कौन है बेटा c अपॉन a बराबर 0। और माइनस b अपॉन a मैंने अभी अभी बताया किसके बराबर होता है बताओ, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इंटू में कौन है बेटा x, प्लस में कौन है बेटा c अपॉन a। c अपॉन a को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, अल्फा इंटू, यानी आपको मूलों का योग दे रखा हो और मूलों का गुणनफल दिया हुआ हो क्वेश्चन में, और पूछे द्विघात समीकरण बताओ, तो आपको करना कुछ ही नहीं है, मूलों का जो योग दे रखा है वो यहाँ लिख देना, मूलों का जो गुणनफल दिया हुआ है वो यहाँ लिख देना, तो आपकी द्विघात समीकरण आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें यही क्वेश्चन है अपना। ठीक है, उसमें आपको 2 वैल्यूज दी हुई है और ये लिखा हुआ ऊपर हेडिंग में कि शून्यांकों का योग और गुणनफल निम्न है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो, ऐसा ही लिखा हुआ ना बेटा, तो वो चीज़ यहाँ काम आएगी आपको। ठीक है, जैसे मैंने देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, समझना बेटा ध्यान से कि जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया कि मैंने बोला मूलों का योग, क्या बोला बेटा, मूलों का योग,
सम ऑफ रूट्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, रूट्स, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मैंने बोला 5 है सपोज दैट, और मैंने बोला मूलों का गुणनफल, मूलों का मूल की जगह अपन क्या भी बोल सकते हैं, शून्यांक, क्या भी बोल सकते हैं बच्चों, मूलों का गुणनफल, बोले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जीरोज, इंग्लिश में रूट्स को अपन जीरोज भी बोल सकते हैं, शून्यांक को अपन क्या भी बोल सकते हैं, तो सम ऑफ जीरोज बोल दो, रूट्स बोल दो। तो ये मान लो दे रखा अपने को 10, कितना दे रखा है 10। अब मूलों का योग, और मूल होते कौन से हैं, शून्यांक होते कौन से, अल्फा और बीटा का योग, योग बोले तो प्लस कितना दे रखा बेटा, यहाँ बोलो रूट यानी जीरो, जो मूल है वो कौन होता है, अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल, गुणनफल बोले तो गुणा, कितना दे रखा बेटा आपको, तो बेटा आपको मूलों का योग दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मूलों का क्या दिया हुआ है बेटा आपको, गुणनफल दिया हुआ है। और आपसे पूछा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो, क्या बताओ बेटा, द्विघात, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ आप। तो समझना, तो आपको ये वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बोलो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिख दोगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह, यही आपका क्या आ जाएगा, समझ गए क्या बात, कोई डाउट यहाँ तक? मैं आपको बेसिक चीज़ों के थ्रू पूरी एक्सरसाइज बता दूंगा कि ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे ना, अभी भी समझ में नहीं आएंगे। सर अगर ये अपॉन में होता तो गुणनफल, एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, फिर जब एलसीएम में जो बटे में नंबर आएगा उसको जीरो में भेज देंगे, और भाग में इधर गुना में आ जाएगा, जीरो में, जैसे मान लो 10 आया एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, पूरे के बटे में आता है एलसीएम, जब एलसीएम लेते हैं तो पूरे के बटे में, तो डिवाइड में, तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इनटू में, 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 0। समझ गए बेटी? और कोई डाउट? तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ बेटा, एक एक एक्सरसाइज को अपन पकड़ रहे हैं, फिर से मैं आपको मौका मिल रहा है कि अपन पूरी एक्सरसाइजों को शुरू से रिवाइज कर सकते हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और अभी भी अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना, तो फिर बेटा भगवान ही मालिक है तुम्हारा। समझ गए ना? फटाफट से उतारो इनको। कौन सा उतारोगे? सिर्फ ये वाला उतार लो। ये तो बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये तो मैंने क्या लिया है, एक, ये तो अपन क्वेश्चंस भी करेंगे तब भी समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, आप तो ये सिंटेक्स उतारो, और सिंटेक्स के नीचे अल्फा प्लस बीटा, क्या है अल्फा और बीटा यहाँ पे, कोमा बीटा, शून्यांक का बेटा कौन है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, जीरोस, जीरोस। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों कौन से होते हैं शून्यांक, वापस से बताओ, देखे बता सकते हो तो। हाँ, जो x के 2 मान आए उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं बेटा, जीरोस बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? बताओ, लिख लो बेटा। तो देखो बेटा, अब ध्यान से बोर्ड पे, अभी तक अपन ने सेकंड एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें काम आती हैं वो कंप्लीट कर ली। सेकंड में इससे अलावा और कोई चीज़ अपने काम में नहीं आएगी। ठीक है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स, ये अपने को दिया हुआ होगा। इक्वेशन निकालना अपन सीखेंगे। ठीक है, और उससे पहले अपने आ जाएगा कि इक्वेशन को सोल्व करना है, उससे एक्स के 2 वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो वो बराबर आनी चाहिए अल्फा प्लस बीटा के, मतलब माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, वो किसके बराबर आनी चाहिए, सी अपॉन ए के। ये अपन एक्सरसाइज करेंगे तब सीखेंगे। उसका बेसिक अपना कंप्लीट है। तो सेकंड का बेसिक कंप्लीट है। फोर्थ भी द्विघात समीकरण के ऊपर ही है, उसमें भी अपने को इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए। इक्वेशन को सोल्व करना मैंने सिखा दिया है। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करने के अलावा उसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई इक्वेशन है जिसके टुकड़े नहीं हो रहे हो, जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे हो बीच वाले नंबर के, ठीक है, उसको कौन से फॉर्मूले से करते हैं अपन, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से। कौन से बेटा, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से। अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए सर, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या है, क्या आना चाहिए बेटा, श्रीधर फॉर्मूला जो है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कब काम में लेना है। तो कब काम में लेना बेटा आपको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, तब काम में लेना बेटा जिस समीकरण में क्या नहीं हो बेटा, बी के, यानी जो एक्स का मल्टीपल है उसके टुकड़े ना हो। टुकड़े ना होने का मतलब ऐसा कोई नंबर ना मिले जिनको गुणा करने पर तो ए और गुणा सी आ रहा हो, जोड़ने घटाने पर भी आ रहा हो। मतलब आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसी समीकरण जिसके बीच वाले नंबर के टुकड़े नहीं हो रहे हो, उसको अपन श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से करते हैं। और जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला वो क्या है,
उसके बारे में मैं आपको और समझा देता हूँ। फिर आज का अपना ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपकी सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट। सेकेंड और फोर्थ में द्विघात वाला मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, और थर्ड एक्सरसाइज में आपकी रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। क्लियर है बेटी यहाँ तक? तो आपकी कितने चैप्टर तक का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा? जैसे श्रीधर आचार्य करेंगे अपन 4 एक्सरसाइज तक का अपना कंप्लीट। लो आ जाओ तो बेटा अब श्रीधर आचार्य और सीखते हैं ताकि अपन इसको कंप्लीट करें। तो बेटा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कौन सी समीकरण में लगेगा? द्विघात समीकरण में। कौन सी समीकरण में लगेगा? द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण क्या होती है बेटा? ax स्क्वायर, बोला करो बेटा, bx प्लस सी बराबर 0। बोलने के बहुत सारे फायदे हैं, मैं बताऊं क्या क्या फायदे हैं। एक तो आपको याद जल्दी होगा, बोलने से आधी चीज़ें तो यहीं जल्दी से याद हो जाएंगी, पहला फायदा। दूसरा, एक एनर्जी लेवल बना रहता है, क्लास का माहौल बना रहता है बेटा, समझ गए ना। और एक टीचर को भी एक डबल एनर्जी मिलती है ना। तो आपका जो है, अपन बैठे रहते हैं, कई बार टीचर पढ़ाता रहता है, अपना ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, अपन नानी के चले जाते हैं कई बार घूमते फिरते कि मामा की शादी है, वहाँ पे तो ये हो रहा होगा, तो वो जो अपना ध्यान डाइवर्ट होता है ना पढ़ाई से, वो होना बंद हो जाता है, जैसे अपन बोल बोल के पढ़ना सीखते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं बोलने के। तो जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसमें आप लोग ध्यान बोर्ड पे दिया करो, जो चीज़ आपको सिखा दी है उनको आप बोल के बताया करो, नहीं आए ऊपर हाथ कर दिया करो, मैं समझा दूँगा। क्लियर है बेटी? आ जाओ तो समझो इधर। ये आपको द्विघात समीकरण दे रखी है। कौन सी समीकरण दे रखी है बच्चों? द्विघात समीकरण आपको दे रखी है। अगर मान लो बीच वाले नंबर के टुकड़े नहीं हो रहे, गुणनखंड नहीं हो रहे, तो अपन श्रीधर आचार्य फॉर्मूला काम में लेंगे, श्रीधर आचार्य सूत्र। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कैसे बनता है, ताकि अगर आप भूल भी जाओ कभी एग्जाम में, और एग्जाम में बड़े नंबर का क्वेश्चन आ रहा हो उसके ऊपर, तो आप लोग साइड में रफ में निकाल के लगा सकते हो। ऐसा होता है कई बार कि अपने एग्जाम में भूल जाते हैं कोई फॉर्मूला, और अगर वो फॉर्मूला अपने को निकालना आता है तो अपने लिए फायदे वाली चीज़ है कि नहीं। ये अपन को पता है अपना पेपर आधे घंटे पहले हो गया, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, और वो क्वेश्चन मुझे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसका सूत्र याद नहीं है। सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या सिचुएशन बन रही है कि आपका पेपर कितनी देर पहले हो गया, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, और वो भी आपको इसलिए नहीं हो रहा आपसे क्योंकि उसका फॉर्मूला आप भूल गए। आता तो था, आपने याद तो किया था, लेकिन या कंफ्यूज हो गए आप, और यार यहाँ ए आएगा कि बी आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो बेटा, पीछे रफ के अंदर फॉर्मूला को निकाल सकते हो आप, अगर आपको निकालना आता होगा तो। ऐसा मैंने किया था 12th क्लास के अंदर, मैथमेटिक्स का जो पेपर था बेटा, उसमें प्रूव करना था समाकलन का एक क्वेश्चन था, √a² + x² का। तो फॉर्मूला मुझे निकालना था, तो उस फॉर्मूले के ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन आया था सीधा ही, √a² + x² का समाकलन करना था। उसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन था, और दूसरी स्टेप में वो फॉर्मूला लगना होता है। कौन सी स्टेप में? यानी क्या उसको करने का कोई चांस है क्या उस बिना फॉर्मूले के? तो मेरे को फॉर्मूला निकालना था, तो मैंने रफ में फॉर्मूला निकाला कि फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला लगा के मैं पूरा करके आ गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको भी इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि भैया कोई फॉर्मूला अगर आपको लगता है ना मैं भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा, तो बेटा उस फॉर्मूले को निकालना सीख लो आप। और मैं तो ये बोलूँगा हर फॉर्मूला आपको निकालना भी आना चाहिए, समझ गए? आपको लगता है सर ये फॉर्मूला मुझे निकालना नहीं आता, वो हमसे पूछो, मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है बेटी? आ जाओ अब अपन श्रीधर आचार्य फॉर्मूले की बात करते हैं। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे आता है, ध्यान दो बेटा। देखो जैसे अपने पास ये समीकरण, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि कोई भी चीज़ अपन कॉमन लेते हैं, तो जो चीज़ अपन कॉमन ले रहे हैं उसका अंदर वाले नंबर में क्या देना पड़ता है? भाग देना पड़ता है बेटी। तो जैसे मैं यहाँ से a कॉमन लेऊंगा तो बताओ अंदर क्या क्या बचेगा, क्योंकि a से तो a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, b/a, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, =2 में क्या है बेटा, a गुणा में है, उधर 0 के भाग में 0/a क्या हो जाएगा, 0। क्या बचेगा बेटी, x² + b/ax + c/a बराबर। अब बेटा आपके पहले द्विघात समीकरण को हल करने की एक और विधि हुआ करती थी, आज से 3 साल 4 साल पहले, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी बेटी? पूर्ण वर्ग विधि। वो आपके कट चुकी है। इसका जो अपन श्रीधर आचार्य फॉर्मूला निकालेंगे, ये पूर्ण वर्ग विधि से ही निकालेंगे। पूर्ण वर्ग विधि क्या बोलती है ये मैं आपको सिखा देता हूँ बेटा। पूर्ण वर्ग विधि बोलती है कि जो x के गुणा में है, जो x के उसका आधा कर दो, आधा कर दो यानी 2 का भाग दे दो। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए अपन 2 का भाग दे देते,
तो इसका आधा कर दो, यानी 2 का क्या दे दो, और जो भी x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग एक बार अपन इसमें जोड़ देंगे और एक बार अपन इसमें घटा देंगे। उसके क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस, इसको जोड़ दो बेटा, तो बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर अपन ने जोड़ दिया, और अगर अपन अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा चीज जोड़ रहे हैं तो उसको घटाना भी पड़ेगा। तो बेटा इसको घटा भी दो, किसको, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। जैसे मैंने 5 है बेटा, अपना आंसर 5 है, अगर मैं मेरी वजह तरफ से इसमें 2 जोड़ रहा हूँ तो बेटा 2 क्या भी करना पड़ेगा, तभी तो बेटा अपना 5 और 2 7 माइनस 2 फिर से 5 ही आएगा कि नहीं आएगा, यानी आंसर में कुछ फर्क पड़ा क्या। यानी अगर अपनी तरफ से कोई नंबर जोड़ते हैं और उसी नंबर को अगर अपनी तरफ से अपन घटा भी देते हैं तो उस चीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटी, है ना। तो बेटा इधर ध्यान दो, तो अपन ने इसको जोड़ दिया और अपन ने अपनी तरफ से इसको जोड़ा तो उसको क्या भी करना पड़ेगा। तो बेटा ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, ये अपन ने जोड़ दिया और इसी को घटा दिया, तो कौन बच गया प्लस में, बताओ कौन बचा, बराबर में कितना बेटा, 0। इसको अपन हल करें तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है बेटा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा आपका, जब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे ना बेटा तो आपका यही निकल के आएगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ये काम कर रहा है, और ये अपना होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, समझ गए। आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा लेना, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको सोल्व कर लेना, तो आपका यही वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर है। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, माइनस में ये वाला माइनस का है, पहले इसका स्क्वायर खोल लो। चलो आप, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, प्लस में कितना है बेटा, बराबर 0। x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, माइनस का नंबर है तो उधर जाकर बेटा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो बेटा उधर जाकर ध्यान से समझना बेटा, रेंज में आ रहा ना बेटा, एक बार देख तो लेना ना। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम बताओ बेटा क्या आएगा, 4a स्क्वायर, इसके पास 4a स्क्वायर है तो सिर्फ कौन आ जाएगा, माइनस, इसके पास a है तो a है तो यहाँ पे a स्क्वायर है, तो ऊपर वाले को क्या क्या देना पड़ेगा, एक तो 4 भी तो देना पड़ेगा, नीचे 4 भी तो नहीं है, तो बेटा क्या क्या देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। ये एलसीएम लेना आता है ना आपको, त्रिकोणमिति में सिखाया था मैंने आपको। देखा a है तो a के अलावा कौन बचा वो इसको ऊपर वाले को दे दो, तो a के अलावा कौन बचा, एक तो 4 बचा तो वो ऊपर वाले को दे दो, a इसका में से एक a है तो एक a भी देना पड़ेगा, और पहले से कौन है बेटा इसके पास, स्क्वायर उधर जाएगा बेटा, अंडर रूट में कौन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, तो ये बेटा प्लस का नंबर है तो उधर जाकर माइनस का b अपॉन 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर प्लस के अंदर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज अपॉन, बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने आपको बताना भूल गया, जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में तो बदलता ही है, साथ में बाहर क्या भी लगता है, प्लस माइनस भी लगता है, तो बेटा ये भी ध्यान रखना, प्लस माइनस भी लगता है, ठीक है। वापस से बोल देता हूँ, स्क्वायर उधर गया तो रूट में तो बदलेगा ही, साथ में बाहर क्या भी लगेगा, अंदर मत लगा देना, बाहर लगेगा बेटा, है ना। और 4 का रूट बोलो बेटा कितना होता है, 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो एक a बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब बताओ बेटा एलसीएम क्या आएगा वापस इनका, 2a, इसके पास 2a है तो सिर्फ कौन आएगा, माइनस का b प्लस माइनस 2a है तो सिर्फ कौन आ जाएगा, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4a। यही अपना कौन सा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, a b और c की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, कहाँ से पता चलेंगी अपने को a b और c की वैल्यू, समीकरण से। जो x स्क्वायर के गुणा में है वो a की वैल्यू, जो x के गुणा में है वो, और जो बच गई लास्ट अचर वैल्यू संख्या वो c की वैल्यू, समझ गए ना। अपनी समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो जो x स्क्वायर के गुणा में है वो तो a की वैल्यू, जो x के गुणा में है वो, ये जो बच गई वैल्यू, तीनों वैल्यू आप पहचानना जानते हो, तीनों वैल्यू a b c की वैल्यू यहाँ रख देना, इसको हल कर लेना, आपके डायरेक्ट किसी आंसर आ जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। यही फॉर्मूला अपना क्या कहलाता है बेटा, सीधराचार्य फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आपके वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे जिनके टुकड़े नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे 3 कंडीशन और बनती है बेटा, वो भी सुन लो। यहाँ से x के हमेशा 2 आंसर निकल के आएंगे, एक बार तो प्लस लेने पर और एक बार
प्लस लेके सोल्व करोगे तो अलग आंसर आएगा, माइनस लेके करोगे तो अलग आंसर आएगा। लेकिन अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ जाए 0, तो 0 का रूट भी कितना 0, तो बेटा बी में अगर आप 0 जोड़ोगे तब भी वही आंसर आएगा, 0 घटाओगे तब भी वही आंसर आएगा। तो यानी सेम आंसर भी आ सकते हैं एक्स के दोनों, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आए 0 के। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लो 4 आया तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो बेटा अगर 5 में आप 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा और 5 में 2 घटाओगे तो 3 आएगा, तो अलग अलग आंसर आएगा। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आएगा तब बेटा अलग अलग आंसर आएंगे। और बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा यानी माइनस में आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आ जाए यानी 0 से कैसा आ जाए छोटा। भाई माइनस की वैल्यू क्या होती है 0 से छोटी होती है, तो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आ जाए और रूट में माइनस की वैल्यू कैसी होती है काल्पनिक संख्या। कौन सी बेटा काल्पनिक संख्या। तो बेटा उससे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए यानी माइनस में आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फिर x की वो सारी वैल्यूज काल्पनिक होंगी, यानी उस समीकरण में x के मान निकालना संभव नहीं है, काल्पनिक मान होंगे फिर उसके। कैसे होंगे तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। कितनी बनती है बच्चों 3 वापस है ना, एक एनर्जी के साथ मुझे बोल के बताना। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया तो मूल जो शून्यांक होंगे, मूल होंगे, आंसर x के आंसर होंगे वो आएंगे और लेकिन बराबर आएंगे। क्यों 0 हो गया तो प्लस लेने पर भी वही आएगा और माइनस लेने पर भी वही आएगा। ठीक है बच्चों, तो पहली कंडीशन तो ये कि ये 0 आ जाए। दूसरा ये 0 से छोटा आ जाए तो माइनस का, और रूट में माइनस की वैल्यू है तो यानी अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो काल्पनिक वैल्यू आएंगी x की, और अगर 0 से बड़ी आ गई तो वास्तविक और अलग अलग। तो मैं ये लिख के बता देता हूँ बेटा आपको, है ना, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, इधर देखो बेटा कि जब when बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर लिखता हूँ बेटा, थोड़ा इधर आ रहा है रेंज में, देख लेना बेटा आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, 0 से कैसा हो छोटा, यानी किस में हो माइनस में। 0 से छोटा मतलब माइनस में, तो बेटा मूल कैसे होंगे या शून्यांक कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे बेटा काल्पनिक होंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। क्या बोलोगे बेटा रूट्स आर इमेजिनरी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो बताओ बेटा मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन कैसे होंगे बेटा बराबर, वास्तविक व बराबर। रूट्स कैसे होंगे बेटा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कैसा आ जाए बेटा बड़ा आ जाए। तो 0 से बड़ा आने का मतलब जैसे 4 आ जाए तो 4 का रूट कितना होगा 2। तो बेटा अगर आप किसी नंबर में 2 जोड़ोगे तो अलग नंबर आएगा और 2 घटाओगे तो अलग नंबर आएगा, तो अलग अलग आंसर आएंगे दोनों। तो अपन क्या बोलेंगे कि मूल कैसे होंगे बेटा वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। समझ गए ना बेटा। तो बेटा यहाँ पे आपकी 4th एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट भी क्या होते हैं बेटा कंप्लीट। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसी के ऊपर डिपेंड है कि बताओ मूल कैसे होंगे, यानी आपके जो है इनके रूट्स कैसे होंगे। समझ गए। तो आप बता देना बी स्क्वायर माइनस 4ac बी ए बी और सी की वैल्यू कहाँ से मिलेंगी आपको वापस बताओ मुझे, शाबाश क्वेश्चन से। समझ गए ना। और वो वैल्यू से ए बी सी की वैल्यू पहचान के इसको सोल्व कर लेना। अगर ये 0 से छोटा आए तो काल्पनिक, 0 के बराबर आए तो वास्तविक और बराबर, और बेटा 0 से बड़ा आए तो वास्तविक और भिन्न भिन्न। क्या इसमें कोई डाउट है क्या आपको? करो बेटा फटाफट। कहाँ पे बेटा 0, ये दोनों नंबर बेटा ये माइनस का था तो उधर गया प्लस में, और ये प्लस का था तो उधर जाकर, तो ये दोनों नंबर उधर चले गए तो 0 तो नहीं आएगा ना बेटी। नहीं समझे मेरी बात। जैसे मान लें x + 5 = 0, प्लस का 5 उधर गया तो 0 में से 5 गया तो बेटा माइनस का 5 ही तो बचेगा ना। तो अगर 5 उधर गया तो डायरेक्ट -5 लिख सकते हैं। तो ऐसे ये दोनों नंबर उधर चले गए तो ये माइनस का था तो उधर जाकर, और ये देखिए बराबर देख बीच में लग गया कि नहीं लग गया। इसका मतलब ये दोनों को अपन ने किधर भेज दिया बराबर के उधर। और कोई डाउट बेटा? इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट अस। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। आपको कमेंट नहीं करना, आप तो क्लास में पूछ लेना, है ना बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, है ना। और अब आपकी कौन सी एक्सरसाइज की आज मैंने कंप्लीट करा दी है
फर्स्ट सेकेंड 4 एक्सरसाइज आज अपनी क्या हो गई कंप्लीट। अब आप सोचो आपके 14 एक्सरसाइज है, अपन 2 घंटे में अगर 4 एक्सरसाइज कर लिए तो एक दिन में अपन पूरी मैथ्स निकाल सकते हैं कि नहीं? जबकि अपन तो समझ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, कितना अपन लोग टाइम ले रहे हैं, उसके बावजूद अपन ने 2 एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर लिया। तो कहाँ आजकल नंबर लाना बड़ी बात। एक्चुअल में बोल रहा हूँ मैं तुमको, समझा रहा हूँ बेटा, समझो कि आप लोगों के लिए मैथ्स में इनमें नंबर लाना आजकल बहुत आसान है। तो आप लोग बेटा थोड़ी सी मेहनत करो,